अब हम 10th क्लास का जैव प्रक्रम का चौथा टॉपिक उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे इस चैप्टर से। तो पहला क्वेश्चन है, उत्सर्जन की परिभाषा लिखें। उत्सर्जी पदार्थ से आप क्या समझते हैं? जीवों में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, किन क्रियाओं के फलस्वरूप? उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। जंतुओं के शरीर में बनने वाला सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ CO2 है, जो कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न होता है। प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप नाइट्रोजनी पदार्थों जैसे अमोनिया, यूरिया या यूरिक अम्ल का निर्माण विभिन्न जंतुओं के शरीर में होता है। ये भी उत्सर्जी पदार्थ हैं। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? इनकी संरचना क्या है? तो वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। यही वे सूक्ष्म उत्सर्जन इकाइयां हैं जिनमें मूत्र निर्माण होता है। नेफ्रॉन का अग्र सिरा प्याला नुमा होता है, जिसे बोमेन संपुट कहते हैं, और इसमें कोशिका गुच्छ स्थित होता है। नेफ्रॉन का दूसरा सिरा मूत्रवाहिनी में खुलता है। दोनों सिरों के बीच की नलिका कुंडलित होती है और रुधिर कोशिकाओं के घने जाल से आच्छादित रहती है। तीसरा क्वेश्चन है कि गर्मी के दिनों में अधिक पसीना क्यों आता है? तो वर्ज्य पदार्थ के रूप में जल एवं लवणों के निष्कासन में स्वेद ग्रंथियों की अहम भूमिका होती है। कौन सी ग्रंथि की? स्वेद ग्रंथि की। त्वचा में अवस्थित स्वेद ग्रंथियां गर्मी के दिनों में अधिक जल एवं लवणों को तेजी से इकट्ठा करती है, क्योंकि उत्स्वेदन द्वारा मनुष्य अपने शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखता है। पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में निष्कासित करते हैं? पौधों में उत्सर्जन के लिए किसी विशिष्ट अंगों का अभाव होता है। इनमें श्वसन क्रिया से निष्कासित CO2 विसरण क्रिया द्वारा पत्तियों के रंध्रों एवं अन्य भागों में अवस्थित बात रंध्रों द्वारा निष्कासित होता है। विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के दौरान टेनिन, रेजिन एवं गोंद आदि उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण टैनिन वृक्षों की छाल में रेजिन एवं गोंद पुराने जाइलम एवं कुछ पौधों में गाढ़े दूधिया तरल पदार्थ के रूप में संचित होता है। पत्तियों के गिरने एवं छाल के बिलगाव से इन उत्सर्जी पदार्थों का पादप शरीर से निष्कासन हो जाता है। डायलिसिस का सिद्धांत क्या है? कभी कभी संक्रमण या उपयुक्त रुधिर आपूर्ति न होने या किसी अन्य कारणों से वृक्क क्षतिग्रस्त होकर कार्य करना बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में उत्सर्जी पदार्थों को छानने तथा जल एवं लवणों के उचित मात्रा के संतुलन के लिए कृत्रिम वृक्क का व्यवहार करना पड़ता है। यही विधि डायलिसिस कहलाती है, यानी कृत्रिम वृक्क का यूज करना डायलिसिस कहलाता है। इस विधि में मरीज के रुधिर को क्षतिग्रस्त वृक्क के बजाय डायलिसिस मशीन में प्रवाहित किया जाता है। इस मशीन में रुधिर से उत्सर्जी पदार्थों को अलग करके फिर उसे शरीर में वापस पंप कर दिया जाता है। मानव मूत्र के अवयवों की प्रतिशत मात्रा क्या है? सामान्यतः मानव मूत्र में विभिन्न अवयवों की मात्रा निम्नवत है, जैसे जल 96%, लवण यानी कि NaCl, पोटेशियम तथा कैल्शियम 1.5%, यूरिया 2.5%। अब है सातवां क्वेश्चन कि उत्सर्जन क्या है? इसके दो प्रमुख अंगों के नाम लिखें। जीवों में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को ही हम उत्सर्जन कहते हैं। वृक्क तथा त्वचा प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं। उत्सर्जी अंग मुख्य रूप से कौन है? वृक्क और त्वचा। आठवां क्वेश्चन है, वृक्क के उदग्र काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पे हमारे पास चित्र बनाने को कह रहा है, तो ये वाला है, इसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। और ये जो ऐसी रचना है जिसमें ये ऊपर तार के जैसा है, इसको हम मेडुला कहते हैं। ये जो कवर है ये कॉर्टेक्स, और ये वाला वृक्क धमनी और वृक्क सिरा है। तो ये उत्सर्जन चैप्टर में ये इतना ही लघु उत्तरीय प्रश्न हम देखें, और अब हम अगले जो टॉपिक है जैव प्रक्रम का उसमें देखेंगे कुछ और क्वेश्चन।